नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी लंबे समय के बाद हम चर्चा कर रहे हैं अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ, इग्नू यूनिवर्सिटी की जो है अपने सब्जेक्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट BPSC 131, ये सब्जेक्ट कोड है और इस सब्जेक्ट कोड का टाइटल है राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय या राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जब हम इस पूरी बुक की शुरुआत के रूप में ले रहे हैं तो वहाँ हम ये समझने की इस पूरी बुक को हम कुछ हिस्सों में कवर करेंगे और आशा है कि आप इन सभी हिस्सों को क्रमवार देखें, सीक्वेंस में देखें, जिससे कि आपको ये वीडियोस देखने के बाद इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर पाने में सहायता मिले, मदद मिले। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इस किताब BPSC 131 यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इसके खंड 1 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय की पहली इकाई को कवर कर रहे हैं, जिसमें है यहाँ हम इकाई 1 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है राजनीति क्या है। खंड 1 इकाई 1 राजनीति क्या है। और साथियों, इस वीडियो को हमने बनाने का जो प्रयास किया है वो हमारी बुक के फॉर्मेट में, यानी जिस तरह के टॉपिक्स, जिस तरह की जो इकाइयाँ, जिस तरह की यूनिट्स हमारी बुक में दी हुई हैं, उसी क्रम में हम इन वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इन चैप्टर्स में आने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम्स में हमारे बहुत काम आती हैं या एग्ज़ाम्स में उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल उन चीज़ों को कवर करते हुए हम उन बिंदुओं पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिससे कि हम बहुत कम समय में अपने पूरे चैप्टर्स को कर सकें और अपनी एक सामान्य सी समझ राजनीतिक विज्ञान के इस हिस्से, राजनीतिक विज्ञान के इस एक खंड के बारे में बना सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं राजनीति क्या है, हमारी इस इकाई का नाम है और इस इकाई में हम सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि अपने टॉपिक 1.1 में हम बात करेंगे इस इकाई के परिचय की। हम इस इकाई को पढ़ने के बाद इस इकाई के अंत में कम से कम राजनीतिक सिद्धांतों के परिचय को जो समझ पाएंगे, यानी राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं, इनका राजनीति में क्या महत्व है, राजनीति में इनकी क्या भूमिका है, इस एक निष्कर्ष पर इस इकाई को पढ़ने के बाद हम पहुंच पाएंगे। जब हम शुरुआत करते हैं परिचय से, राजनीति क्या है के परिचय से हम जब शुरुआत करते हैं तो देखिए, हमारी इस इकाई का, हमारे चैप्टर का जो प्रारंभ है वो है राजनीति शब्द को समझने से लेकर। तो देखिए, जब हम राजनीति शब्द के जो है विस्तार पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि देखिए, राजनीति शब्द यानी पॉलिटिक्स जो वर्ड है, पॉलिटिक्स वर्ड की जो उत्पत्ति का वर्णन हमारी इस इकाई में दिया है और हम वहाँ बात करते हैं कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द, भाषा कौन सी, ग्रीक भाषा के एक शब्द पॉलिश से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ है पॉलिश, पॉलिश का हम अपनी भाषा में बात करें नगर या राज्य। देखिए, अगर हम राजनीति शब्द की परिभाषा पर जाते हैं, राजनीतिक शब्द को अर्थ को समझने बैठते हैं तो हम पाएंगे कि राजनीति शब्द यानी पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द पॉलिस से लिया गया है और पॉलिस शब्द का अर्थ है नगर या राज्य। इसके थोड़े से अगर विस्तार को हम यहाँ इस परिचय में जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि राजनीति शब्द का अभिप्राय, हालांकि इसका बहुत विस्तृत है, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त अर्थ के रूप में, एक संक्षिप्त परिभाषा के रूप में, एक आशय अर्थ के रूप में हम केवल इतना समझते चलते हैं कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का अर्थ है राज्य या नगर की उन व्यवस्थाओं का निर्मित करने वाली विधियाँ, जिन विधियों से किसी भी राज्य या नगर की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं, उन तंत्रों को, उन संस्थाओं को, उन विधाओं को, उन कह सकते हैं कि उपयोगों को राजनीति कहा जा सकता है, जिनके द्वारा एक नगर या एक राज्य का निर्माण होता है। इन सब के समुच्चयों को, इन सब के निचोड़ को, इन सब के कुल को ही हम क्या कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं और जो है पॉलिटिक्स कह सकते हैं।
इसके साथ ही जो है अरस्तु, जो कि एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक सिद्धांतकार के तौर पर जाने जाते हैं, अरस्तु का राजनीति शब्द की, अरस्तु इनकी जो है राजनीति शब्द की परिभाषा देते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर अरस्तु राजनीति शब्द की परिभाषा इस रूप में देते हैं कि किसी भी राज्य में, किसी भी नगर में सदैव, यानी किसी भी राज्य, किसी भी नगर का हम उदाहरण उठाकर ले लें, हम ऐतिहासिक नगरों की बात करें, हम वर्तमान नगरों की बात करें, तो हम पाएंगे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में न केवल राजनीति के तंत्र की विधाओं का वर्णन होता है, बल्कि एक राज्य, एक नगर का निर्माण किन तत्वों से होगा, एक राज्य, एक नगर की संरचना किन चीज़ों से बनेगी, उन सब का वर्णन भी राजनीतिक अध्ययन, राजनीति का एक मुख्य केंद्र बिंदु, एक मुख्य विचार है। इस तरह जो अरस्तु कहते हैं, तो अरस्तु का जो विचार है किसके बारे में, नगर या राज्य के बारे में या राजनीति के बारे में, तो इनका कहना है कि लोकतंत्र का एक तत्व हमेशा किसी भी नगर की शासकीय व्यवस्थाओं में, किसी भी एक नगर की शासकीय तंत्र में हमेशा पाया जाता है, मतलब देखा जाता है। इस तरह अरस्तु के विचार को देखते हुए भी हम राजनीति शब्द की बात कर सकते हैं। वहीं एक और, हम किसी भी नगर, किसी भी शासकीय व्यवस्थाओं को एक आवर्तक के चक्र के तौर पर भी समझ सकते हैं। आवर्तक के चक्र का अर्थ ये कह सकते हैं हम कि जब भी किसी भी नगर विशेष में, किसी भी जो कह सकते हैं कि राज्य विशेष में एक शासकीय व्यवस्थाएं जब जनता के अनुकूल हों, ऐसी अनुकूल व्यवस्थाओं में एक समय बिंदु पर आकर, एक टाइम पीरियड में आकर कुछ ताकतें इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो तानाशाही जैसी शासकीय व्यवस्थाओं का निर्माण कर लेती हैं। इन तानाशाही शासकीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध या उनके खिलाफ एक सामान्य जन आंदोलन की उत्पत्ति होती है, और ये सामान्य जन आंदोलन कहीं ना कहीं देश में एक मानक शासकीय व्यवस्थाओं को, एक मानक तंत्र व्यवस्थाओं का स्थापना करते हैं। अब इसे ही राजनीति का एक आवर्तक चक्र के तौर पर कहा जा रहा है। यानी कि सिंपल सी बात, अगर हम अपने साधारण शब्दों में कहें कि राजनीति शब्द की परिभाषा हम उसके शब्द के शाब्दिक अर्थ से लेते हुए, अरस्तु के विचार को शामिल करते हुए इस तौर पर कह सकते हैं कि ये जो एक चक्र है, यानी कि लोकतंत्र से, यानी कि सामंजस्य, तालमेल के जो है तत्वों को रहते हुए एक बीच में ऐसा उतार चढ़ाव शासकीय व्यवस्थाओं में, राज्य में, नगर में आए कि जहाँ पर तानाशाही ताकतें, राजतांत्रिक ताकतें प्रबल हो जाएं, और उन प्रबल ताकतों को ज़मीन पर लाने के लिए जो भी विधाएं, जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उन सब को राजनीति क्या है में, यानी राजनीति की परिभाषा में, राजनीति के अर्थ में शामिल, समाहित किया जा सकता है। अब यहाँ बात करें कि हमारे चैप्टर में ही जब यहाँ राजनीति के शब्द की परिभाषा की बात कर ली जाती है, यानी कि परिचय की बात कर ली जाती है, तो इसके परिचय के साथ हम जो बात करते हैं, यानी हमारे टॉपिक 1.2 में वह हम बात करते हैं कि राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में, राजनीति एक गतिविधि के रूप में। तो देखिए, जब राजनीति को हम एक गतिविधि के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें वहाँ ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि राजनीति की जब एक गतिविधि, एक सामान्य व्यवहार, एक सामान्य आचरण के तौर पर हम समझने निकलते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि राजनीति में कुछ शोध चर्चाओं की व्याख्या करना, यानी जो एनालिसिस हो चुके हैं, जो सर्वे हो चुके हैं, उन शोध चर्चाओं को वर्णित करना, उन शोध चर्चाओं पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि मानवीय जीवन में राजनीति शब्द के व्यवहार की अगर बात करें, तो हम वहाँ एक सामान्य से निष्कर्ष पर, एक सामान्य सी बात पर पहुँचते हैं कि मानवीय संभावनाएं ना सिर्फ जो है मानव जनजातियों या मानव जो कुल हैं उनके जुड़ाव से संबंधित है, बल्कि जब हम किसी भी नगर विशेष में, किसी भी शहर विशेष में, किसी भी मानव जाति के समाहित होकर, मानव जाति के इकट्ठा होकर रहने की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि किसी भी नगर, या कह सकते हैं कि किसी एक विशाल भूभाग में
कुछ संस्थाएं, कुछ एजेंट्स, जिन्हें हम समाज के एजेंट्स कह सकते हैं, समाज का हिस्सा, समाज का अंग कह सकते हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी शासकीय विधाएं, कुछ ऐसी शासकीय प्रचलन में लाए जाते हैं, चलन में लाए जाते हैं, जिनके द्वारा उस नगर, उस शहर, उस समाज या उस समकुल की गतिविधियों का निर्वहन होता है, उन समकुल की जो है गतिविधियों का आचरण होता है। यहाँ हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं तो देखिए, हम 1.2.1 में यानी कि इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी है कि राजनीति को परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है। राजनीति को परिभाषित करना एक कठिन काम है। जब हम राजनीति की बात कर रहे होते हैं, राजनीति को व्यवहार में लाने की बात कर रहे होते हैं, उसके व्यवहारिक रूप की बात करते हैं, तो वहीं बात जानना बहुत ज़रूरी है कि राजनीति को परिभाषित करना, राजनीति की डेफिनेशन देना लगभग जो है एक कठिन काम है। कठिन काम क्यों है? क्योंकि देखिए, राजनीति की एक सटीक परिभाषा, राजनीति की एक कह सकते हैं मानक परिभाषा आज तक भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में निर्मित नहीं हुई है, इसका सृजन नहीं हुआ है। राजनीति की परिभाषा हर स्थिति में, हर स्वरूप में, हर राज्य में, हर तंत्र में थोड़ी सी भिन्न, थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसीलिए राजनीति के एक निष्कर्षात्मक परिभाषा पर पहुंच पाना किसी के लिए भी सरल कार्य नहीं है। अब उसमें सिंपल जो है, सबसे ज़रूरी बात यह कि राजनीति कहते किसे हैं, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और हो और आपके लिए कुछ और हो। फिर भी कुछ जो प्रचलित जो विचार हैं राजनीति शब्द के, हम अपने समाज में, हम अपने आसपास, हम अपने पर्यावरण में, अपने आसपास के जो है वातावरण में पाते हैं कि राजनीति शब्द का अर्थ, राजनीतिक शब्द का उपयोग अक्सर ऐसी स्थितियों में किया जाता है कि जहां पर एक ही परिवार के कुछ लोग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। एक दफ्तर में कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों को जो है गिराकर खुद आगे निकलने का प्रयास करें, वहाँ कहा जाता है कि राजनीति हो रही है। हम कहते हैं कि जब हमारे समाज में कोई भी समाज का एक प्रतिनिधि दूसरे समाज के साथ तुष्टीकरण करते हुए, उन्हें अलग करते हुए, तोड़ने का, उन्हें बिखेरने का प्रयास करे, हम कहते हैं कि राजनीति हो रही है। तो राजनीति की हमारी जो सामान्य सी समझ है, राजनीति को लेकर हमारी दिमाग में जो सामान्य सी परिभाषा है, वो हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के माहौल से निर्मित होती है। लेकिन राजनीति शब्द की का अर्थ, राजनीतिक शब्द का अभिप्राय उन सब तत्वों से कहीं और अधिक है जिन्हें हम आसपास राजनीति के रूप में सुनते हैं, आसपास राजनीति के रूप में जानते हैं। अगर हम राजनीति शब्द के परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि राजनीति की प्रकृति किस प्रकार की है, राजनीति विषय का नेचर किस प्रकार का है। राजनीति की प्रकृति, और जब हम राजनीति की प्रकृति की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ एक राजनीतिक सिद्धांतकार रॉबिन्स क्रूसो का नाम आता है। रॉबिन्स क्रूसो जब हम राजनीतिक प्रकृति की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ रॉबिन्स क्रूसो का एक जो परिभाषा के तौर पर वो कहते हैं कि देखिए, राजनीति जो है हालांकि एक सामूहिक गतिविधि के रूप में देखी जाती है। यानी राजनीति ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक व्यक्ति से राजनीति का संबंध हो। यहाँ सामूहिक गतिविधि के तौर पर रॉबिन्स क्रूसो जो है वो राजनीति का वर्णन करते हैं, राजनीति को परिभाषित करते हैं। और राजनीति के बारे में रॉबिन्स क्रूसो का मानना ये है कि राजनीति की प्रकृति बहुत ही विभिन्न है। यानी राजनीति का नेचर, पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो इतना विभिन्न है कि हम कई बार भ्रमित होते हैं, हम कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि वास्तव में राजनीति कहीं कैसे। रॉबिन्स क्रूसो उन सब विभिन्नताओं को, उन सब जो है अलगाववादों को एक साथ लाते हुए, समाहित करते हुए इस निष्कर्ष पर, इस विचार पर पहुंचते हैं कि संचार राजनीति का केंद्र बिंदु है। क्रूसो के विचार का एक जो मुख्य बिंदु है वो कहते हैं कि संचार
राजनीति का केंद्र बिंदु है। यानी कि राजनीति जिसे हम कह रहे हैं एक गतिविधि के रूप में, वो क्या है कि जब एक समाज के समूहों में, समाज की संस्थाओं में, समाज के एजेंटों के बीच में संचार होता है, तभी क्या होता है, तभी राजनीतिक गतिविधियां, तभी राजनीतिक परिदृश्य, तभी राजनीतिक जो है माहौल तैयार होता है। इसलिए रॉबिन्स क्रूसो इस विचार पर बड़ी प्रबलता से जोर देते हैं कि राजनीति, संचार राजनीति का केंद्र बिंदु है। यानी संचार के बिना, यानी कम्युनिकेशन के बिना राजनीति, ये राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण हो पाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसी के साथ जब राजनीति की हम एक समूह के विचार के रूप में या एक संचार के विचार के रूप में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ रॉबिन्स क्रूसो इस विचार पर भी अपना मत रखते हैं कि राजनीति ये हो सकती है कि जब हम एक राष्ट्र की बात करें, एक राष्ट्र को किस देश से युद्ध लड़ना है, किस देश से युद्ध नहीं लड़ना है, इसका निर्णय करना, इसका फैसला करना राजनीति हो सकता है। एक परिवार के लिए राजनीतिक निर्णय ये हो सकते हैं कि उस परिवार को छुट्टी कहाँ मनानी है, छुट्टी कैसे मनानी है, इसे भी राजनीति के रूप में कहा जा सकता है। और राजनीति को इस रूप में भी कह सकते हैं कि किसी संस्थान, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज, किसी भी दफ्तर में कह सकते हैं कि उनके अपने निर्णयों को तय करने के लिए जिन जिन अवधारणाओं का, जिन जिन सिद्धांतों का आधार तैयार किया जाएगा, उन सब को राजनीति कहा जा सकता है। इस विचार पर रॉबिन्स क्रूसो अपना मत, अपना विचार बड़ी प्रबलता से रखते हैं। एक बात मैं आप सभी को जो कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, क्योंकि हमारी इस बुक का, हमारे इस सब्जेक्ट का नाम ही है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, तो यहाँ हमारा जो सामना है वो राजनीतिक सिद्धांतकारों से होगा। और अपने आंसर को अच्छा लिखने के लिए हमें उन राजनीतिक सिद्धांतकारों और उनके विचारों को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम इस एक जो है टॉपिक के साथ, इस एक बिंदु के साथ ख़त्म करते हैं। रॉबिन्स क्रूसो जो कि राजनीति की प्रकृति पर अपना विचार रखते हैं और वो राजनीति की प्रकृति में भी विविधताओं का जो है पुरजोर समर्थन करते हैं, पुरजोर बात अपनी जो है इस विचार पर रखते हैं कि राजनीति किसी भी स्वरूप में एक समान नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पॉइंट 1.3 की, यानी इस चैप्टर के तीसरे टॉपिक की, जब हम बात करेंगे राजनीति क्या है। राजनीति क्या है के विचार से, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति क्या है, इस विचार को स्पष्ट कर पाना, इसके लिए कोई भी एक सटीक परिभाषा, इसके लिए कोई भी एक मानक परिभाषा आज तक बनाई नहीं गई है। परंतु इसके साथ ही जो है राजनीति क्या है के विचार पर बहुत सारे मतांतर जो है हमारे सामने आते हैं और उसी में से बात करते हैं जो है। हालांकि हमें ये सवाल बहुत ही आम, बहुत ही साधारण, बहुत ही सतही लग सकता है कि राजनीति क्या है, परंतु इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि हर स्थिति में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर समूह के लिए अलग अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। फिर भी इसके एक मिले जुले रूप का जो है, मिले जुले एक अर्थ के रूप में, मिली जुली एक परिभाषा के रूप में हम राजनीति को कहीं कहीं प्रतिद्वंदिता के रूप में देखते हैं, प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं। हम पाते हैं कि जब किसी भी एक क्षेत्र विशेष में, किसी नगर, किसी राज्य विशेष में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो भी गतिविधियाँ, जो भी क्रियाएं, जो भी प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, उन सब को हम राजनीतिक गतिविधियाँ या राजनीति कह सकते हैं। इसी के साथ हम जब राजनीति क्या है के विचार पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हमारा परिचय यहाँ एक बार फिर एक राजनीतिक सिद्धांतकार मैक्स वेबर से होता है। मैक्स वेबर की जो है एक कह सकते हैं कि एक इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान जो कि 1918 में 1980 में इनका एक व्याख्यान, इनका एक प्रसिद्ध जो है एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल का नाम था राजनीति एक व्यवसाय के रूप में।
मैक्स वेबर द्वारा रचित 1918 का उनका एक प्रसिद्ध व्याख्यान जो बहुत ही चर्चा में रहा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस व्याख्यान में का जो टाइटल है, जो नाम है, वो है राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में पॉलिटिक्स की बात जो है मैक्स वेबर करते हैं। इसे अपने इस व्याख्यान में मैक्स वेबर इस बात पर बहुत ही कह सकते हैं कि प्रबलता से जोर देते हैं कि राजनीति विभिन्न व्यवसायों के तरह ही एक व्यवसाय है। यानी कि किसी भी राष्ट्र, किसी नगर, किसी देश में जिस तरह से शिक्षा तंत्र एक अपना एक अलग तंत्र है, और शिक्षा तंत्र में शैक्षिक गतिविधियों के लिए जिस प्रकार जो भी चलन, जो भी गतिविधियाँ, जो भी मापदंड जो है सिद्ध होते हैं, और उस गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से, अपनी निष्ठा से, या कह सकें अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। इस सब की गतिविधियों को एक व्यवसाय, शैक्षिक व्यवसाय के तौर पर जाना जा सकता है। ऐसे ही विचार हम किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में किसी भी व्यवसाय के बारे में बात कर सकते हैं। जिस तरह अन्य व्यवसाय हैं, जिस तरह अन्य प्रोफेशन हैं, उसी तरह राजनीति भी एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन से अलग कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति एक व्यवसाय के रूप में इस तरह है कि राजनीति का उद्देश्य एक सकल उद्देश्य है, या एक कह सकते हैं एक अंतिम उद्देश्य है। यही होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्थाओं को, किसी भी देश के शासन तंत्र को, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना ही राजनीति है। और उसमें शामिल जितने भी लोग होंगे उनके देश की राजनीति और देश के प्रति वही कर्तव्य हैं, वही जिम्मेदारियां हैं जो कि अन्य व्यवसायों में किसी अन्य व्यवसाय की होती हैं। उसी तरह मैक्स वेबर भी अपने 1918 के इस व्याख्यान में राजनीति की व्याख्या, राजनीति की परिभाषा एक व्यवसाय के रूप में देते हैं। उनके आर्टिकल, उनके जो है व्याख्यान का नाम भी है राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। अब यहाँ इस सब के साथ ही जो मैक्स वेबर हैं वो इस विचार को भी स्पष्ट करते हैं कि राजनीति कई संदर्भों में हो सकती है। एक विश्वविद्यालय की राजनीति की हम बात कर सकते हैं, यौन राजनीति की हम बात कर सकते हैं, या हम राजनीति के बारे में किसी अन्य संदर्भ, किसी अन्य क्षेत्र की भी चर्चा कर सकते हैं। तो यह मैक्स वेबर इस विचार पर भी जोर देते हैं। वो लिखते हैं अपने उस वक्तव्य में कि भाई आज के समय में राज्य एक राजनीति का जो है संघ का केवल नेतृत्व नहीं है। मतलब राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी भी संघ विशेष का, किसी राष्ट्र विशेष का केवल नेतृत्व करना, बल्कि राजनीति का लक्ष्य, राजनीति का उद्देश्य या राजनीति का कार्य ये भी है कि वो उस राष्ट्र, उस देश के हितों और जो है कह सकते हैं कि उस देश के जो नुकसान हैं उनको भी ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों, अपने कारगुजारियों, अपनी प्रतिक्रियाओं का संचालन करें। इस रूप में मैक्स वेबर जो है राजनीति को परिभाषित, राजनीति को जो है उद्देशित करते हैं। राजनीति क्या है, और इसके जवाब के साथ मैक्स वेबर 1918 के अपने व्याख्यान के साथ, इसी के साथ हम बात करें और आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं राज्य क्या है। क्योंकि मैक्स वेबर ने भी अपनी राजनीति की परिभाषा देते हुए राज्य शब्द का उल्लेख, राज्य शब्द का वर्णन किया है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक 1.4 है, इसमें हम बात करेंगे राज्य क्या है। राजनीति से आगे बढ़ने के बाद हम जब राज्य क्या है के विचार पर चर्चा करते हैं तो देखिए, राज्य शब्द की परिभाषा मैं समझता हूँ कि एक साधारणतः राजनीतिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे को ये समझ होनी चाहिए कि राज्य शब्द का अर्थ केवल किसी स्टेट यानी कि किसी भी देश के हिस्से भर से नहीं है, बल्कि राज्य शब्द की एक अधिक जो है महत्वपूर्ण परिभाषा, राज्य शब्द की एक अन्य जो डेफिनेशन वो ये भी है कि एक ऐसा समूह यानी लोगों का समूह, एक ऐसा संघ, एक ऐसा समूह कि जो किसी भी देश की शासन व्यवस्थाओं को चलाने का काम करता है, उसे हम राज्य कहते हैं, उसे हम स्टेट कहते हैं। स्टेट का मतलब कोई भूभाग, स्टेट का मतलब कोई जो है ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि स्टेट का मतलब लोगों का ऐसा संघ, लोगों का ऐसा समूह है जो किसी भी देश की राजनीति का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है, राजनीति का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। इसी के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं कि भाई राज्य क्या है, तो राज्य की बात करते समय हम एक विचार पर आते हैं और हम कहते हैं कि भाई देखिए कि जो राज्य है वो राजनीतिक संस्थानों
संस्थानों या राजनीतिक संस्थानों सामरिक संदर्भों की व्याख्या पर अंतर है। अगर हम राज्य शब्द को समझते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हाँ, तो हम बात करते हैं राज्य राजनीतिक संस्थानों और सामरिक संदर्भों की व्याख्या पर अंतर करता है। दोनों में डिफरेंशिएशन होती है। जब हम इन दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, यानी कि राजनीतिक संस्थानों या जो सामरिक संदर्भों की व्याख्या, यहाँ हम राजनीतिक जो है राज्य शब्द की परिभाषा को आगे लेकर चलते हुए इस विचार पर जोर देते हैं कि जैसा हमने पहले बात की कि राज्य क्या है, राजनीतिक संस्थानों का समुच्चय है, राजनीतिक संस्थानों का संघ है। वहीं दूसरे हम बात करते हैं कि जो सामरिक संदर्भ हैं, यानी एक देश में एक शासकीय व्यवस्थाओं में जो कुछ भी है उस सब के, सामरिक मतलब सब, सामरिक मतलब कुल, टोटल, सारा। तो जब हम सामरिक संदर्भों की बात कर रहे होते हैं, यानी एक और हम ये कह सकते हैं कि राज्य शब्द की परिभाषा एक संकुचित सी परिभाषा के तौर पर यह हो सकती है कि राज्य जो है वो केवल राजनीतिक संस्थानों का समुच्चय है, या इससे बढ़कर हम ये कह सकते हैं कि एक देश की एक भूभाग में, एक भूक्षेत्र में जो कुछ भी है वो शासकीय व्यवस्थाओं से संबंधित हो, वो सामाजिक संस्थानों से संबंधित हो, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हो, इस सब के सामरिक संदर्भों को, इन सब के समुच्चय संदर्भों को भी हम राज्य के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। राज्य के तौर पर परिभाषा इसकी दी जा सकती है। इसके साथ ही जब हम राज्य शब्द को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ इसमें हम ऐड ऑन करते हैं, तो देखिए एक हमारा जो सामना होगा वो राजनीतिक सिद्धांतकार रॉल्फ मिलीबैंड से होगा। रॉल्फ मिलीबैंड एक राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। उनके विचार की अगर बात करें तो उनके विचार उनकी एक रचना से स्पष्ट होते हैं, उनकी किताब से स्पष्ट होते हैं, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इनकी जो रचना है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो देखिए रॉल्फ जो मिलीबैंड हैं, रॉल्फ मिलीबैंड के जो विचार हैं किसको लेकर, राज्य शब्द को लेकर, यानी स्टेट को लेकर, इस बात मतलब इनकी इस पुस्तक, इनकी इस रचना में बहुत ही जो है प्रखर तौर पर स्पष्ट होते हैं कि देखिए मिलीबैंड जो कहते हैं, यानी कि रॉल्फ मिलीबैंड कहते हैं कि राज्य जो है वो क्या है, राज्य की मतलब महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि भूमिका है, राज्य की जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो इसकी काम है, इसकी उपयोगिता है, वो कहाँ स्पष्ट होती है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब एक पूंजीवादी सोसाइटी का, समाज का मतलब ये कि जहाँ पर सभी संसाधनों पर किसका, केवल निजी उद्योगों का, निजी फर्मों का, निजी कंपनियों का अधिकार हो। एक ऐसे समाज में जो रॉल्फ मिलीबैंड हैं वो किसका, राज्य का यानी स्टेट का जो है काम दर्शाने का प्रयास करते हैं। उनका मानना, यानी कि जो रॉल्फ मिलीबैंड हैं उनका मानना ये है कि एक राज्य की, यानी कि जब हम कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य के विचार की जब हम बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य के विचार का अर्थ, इसका मतलब ये हो जाता है कि राज्य यानी कि वो सामरिक संगठन के जो देश की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वो इस तरह की योजनाएं, उस तरह के काम बनाता है कि योजनाएं बनाता है या उस तरह की जो नीतियाँ बनाता है जिनसे समाज के सबसे निम्न वर्ग, समाज के सबसे निम्न तबके का भी हित शामिल, मतलब जो है साधा जा सकता हो, सबसे निम्न वर्ग को भी उसका लाभ पहुंचता हो। वहीं विपरीत तौर पर रॉल्फ मिलीबैंड एक किसमें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवाद समाज में स्टेट की भूमिका को बहुत ही गौण, बहुत ही छुपी हुई, बहुत ही सहायक भूमिका के तौर पर देखते हैं। ये रॉल्फ मिलीबैंड का विचार है। अब रॉल्फ मिलीबैंड के विचार में अगर हम देखें तो देखिए 5 तत्व जो हैं, अगर हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉल्फ मिलीबैंड के जो हैं राज्य के 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो रॉल्फ मिलीबैंड जो हैं वो राज्य के 5 प्रमुख तत्वों का वर्णन करते हैं।
यानी राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, 5 घटक कौन से हैं। रॉल्फ मिलीबैंड ने जिन 5 तत्वों का वर्णन किया, तो देखिए उन तत्वों में पहला जो मानते हैं रॉल्फ मिलीबैंड कि किसी भी राज्य की संरचना में, किसी भी राज्य के बनने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो उस राज्य की, उस राष्ट्र की सरकार होती है। यानी राज्य जिसे हम कह रहे हैं, जो देश की किसी भी गतिविधि के लिए जो है कह सकते हैं कि उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व के तौर पर सरकार को मानते हैं। यानी सरकार राज्य नहीं है। मिलीबैंड के हिसाब से, मिलीबैंड के अनुसार केवल सरकार अपने आप में पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, बल्कि राज्य वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारे तंत्र, वो सारे संस्थान हैं कि जिनसे एक राष्ट्र का संचालन हो रहा है, जिससे किसी भी एक देश का जो है एक कहते हैं गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। तो मिलीबैंड के अनुसार राज्य के 5 तत्वों में से पहला प्रमुख तत्व है सरकार, क्योंकि सरकार राज्य की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कर्ता धरता है, इसलिए वो सरकार को सबसे पहला प्रमुख तत्व मानते हैं। मिलीबैंड राज्य का दूसरा प्रमुख तत्व मानते हैं प्रशासनिक लोगों को। प्रशासनिक लोग मतलब क्या, नौकरशाही को। तो मिलीबैंड के अनुसार राज्य की दूसरी महत्वपूर्ण तत्व, राज्य का जो है दूसरा महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है, नौकरशाही, यानी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक वर्ग हैं। मिलीबैंड का मानना यह है कि किसी भी राष्ट्र विशेष को, किसी भी देश को चलाने के लिए जितनी भूमिका सरकार की है, लगभग उतनी या उससे अधिक भूमिका देश के प्रशासनिक अधिकारियों की, देश के प्रशासनिक तंत्रों की है। जहां सरकार फेल हो जाती है, वहां राष्ट्र की बागडोर, राष्ट्र की कमान संभालने में जो प्रशासनिक तंत्र है, जो देश की नौकरशाही है, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, वो ज़्यादा कह सकते हैं कि कारक सिद्ध होती है। इसलिए मिलीबैंड जो है वो 5 तत्वों में से दूसरा महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं प्रशासनिक यानी सिविल सेवाओं को, नौकरशाही को। तीसरा तत्व मानते हैं मिलीबैंड सैन्य संघों को या सैन्य संगठनों को। यानी एक राज्य का निर्माण करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण तत्व मिलीबैंड के हिसाब से जो है वो है किसी भी देश का सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र की भूमिका यानी सैन्य तंत्र में हम केवल सेनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की भी बात कर रहे होते हैं, जो सिविलियंस के बीच में रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखती है। तो सैन्य तंत्र में यानी सुरक्षा तंत्र में मिलीबैंड देश की सेनाओं और पुलिस दोनों की व्यवस्थाओं की बात कर रहे होते हैं, और इन दोनों चीज़ों को लेकर जो है मिलीबैंड का विचार बड़ा स्पष्ट सा है, बड़ा प्रबल सा मत है कि देखिए किसी भी राज्य का निर्माण बिना सुरक्षा व्यवस्थाओं के नहीं हो सकता। इसलिए उनके 5 तत्वों में से उन्होंने सैन्य तंत्र का यानी पुलिस व्यवस्थाओं का भी वर्णन जो है अपने 5 तत्वों में किया है। अब इन 5 तत्वों में जो है तीसरे के बाद चौथा तंत्र जो मिलीबैंड मानते हैं कि किसी भी राज्य की संरचना के लिए, राज्य के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मानते हैं न्यायपालिका। देश का न्यायिक तंत्र, न्यायपालिका। मिलीबैंड का मानना है कि किसी भी देश में सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस तंत्र, अगर इनसे भी जो है देश की बागडोर, देश की शासन व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं, या किसी भी तरह की चूक हो रही है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो देश की आम जनता को दुख देने वाला है, देश की आम जनता को परेशान करने वाला है, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में किसी भी राज्य में न्यायपालिका का होना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर हो जाता है। न्यायपालिका इन तंत्रों से और विभिन्न तंत्रों से एक आम जन, आम नागरिक की कह सकते हैं कि भाई रक्षा करने का एक काम करती है, या ये रक्षा ना भी वो स्थितियाँ ना भी आए तो कम से कम देश की न्यायपालिका देश में एक न्यायिक माहौल, न्यायिक वातावरण निर्मित करने का काम देश की न्यायपालिका करती है। इसीलिए मिलीबैंड चौथे महत्वपूर्ण तत्व के तौर पर देश की न्यायपालिका को मानते हैं। अंतिम और 5वां तत्व जो मिलीबैंड के हिसाब से एक राज्य के निर्माण में बहुत आवश्यक है, उसे ये उपकेंद्र के तौर पर, इसे हम अर्थ है मिलीबैंड इसे राज्य उपकेंद्र के तौर पर या स्थानीय सरकार के तौर पर वर्णित करते हैं। स्थानीय सरकार या उपकेंद्र के तौर पर मिलीबैंड का मानना है कि एक राज्य की स्थापना में, एक राज्य के गठन में
उपकेंद्रों यानी कि स्थानीय सरकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्थानीय सरकार जो कि आम जन, आम लोगों के सबसे पास की सरकार मानी जाती है, जिसे जो है सबसे एक आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे कारगर, या ये कह सकते हैं कि सबसे सटीक परिभाषा के तौर पर इसको देखा जाता है। अब इसमें जो राज्य के मुख्य तत्व के तौर पर जो है मिलीबैंड बात करते हैं, हम उसकी चर्चा करते समय इस इकाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो देखिए मिलीबैंड के ही विचार से अगर हम आगे देखें तो देखिए जो राज्य तंत्र हैं या राज्य जो हैं वो कितने प्रकारों के हैं, कितने तरह के हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मिलीबैंड ही जब राज्यों की हमने बात कर ली कि राज्य का जो है निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्य के विभिन्न स्वरूपों की। विभिन्न रूप या विभिन्न स्वरूप। जब हम राज्य के विभिन्न स्वरूपों की बात कर रहे होते हैं तो हम पाएंगे कि राजनीतिक इतिहास में या मानव इतिहास में हमें अलग अलग तरह के राज्यों के जो है गठन या राज्यों के अस्तित्व देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण राज्यों के जो घटक हैं या तत्व हैं या रूप हैं, उनकी बात जब मिलीबैंड करते हैं तो देखिए एक होता है आदिवासी राज्य। हालांकि आदिवासियों की व्याख्या हमेशा एक असंगठित या एक असभ्य समुदाय के रूप में की गई है, लेकिन आदिवासियों का अपना एक राज्य तंत्र है, अपनी एक अलग शासकीय व्यवस्थाएं हैं, अपने नियमाचार हैं। इसलिए एक रूप के तौर पर, एक प्रकार के तौर पर हम आदिवासी राज्यों को भी जो है किस रूप में, एक राज्य के रूप के तौर पर देख रहे हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं प्राच्य साम्राज्य। प्राच्य साम्राज्य राज्य का एक अलग स्वरूप रहा, जिसमें हम रोमन साम्राज्य, ईरान साम्राज्य या विभिन्न साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य इत्यादि की चर्चा करते समय हम प्राच्य का अर्थ है प्राचीन, यानी प्राच्य साम्राज्यों की चर्चा करते हैं। ये एक अलग स्वरूप है, ये अलग रूप है राज्यों का, जो मध्यकाल के जो है लगभग जो है इस दौर में रहा है। इसके अलावा एक अगर हम जो है अलग रूप के तौर पर बात करें तो हम बात करते हैं ग्रीक शहर राज्य की। राजनीतिक इतिहास में अगर हम नज़र डालें तो ग्रीक शहर राज्य एक अलग तरह के साम्राज्य की व्याख्याएं, अवधारणाएं, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे पथ प्रदर्शक जो उदाहरण छोड़कर जाता है। तो ग्रीक शहर राज्य एक अलग राज्य के रूप के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ ही रोमन विश्व साम्राज्य की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि विश्व इतिहास में और विश्व राजनीति में रोमन साम्राज्य राज्य जो है ये अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी बहुत सारी ऐसी नीतियों को लेकर, अपने ऐसे बहुत सारे कैसे उदाहरणों को लेकर, जो आगे आने वाली जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आगे आने वाले जो राजनीतिक भविष्य है, उसको निर्धारित और उसे प्रभावित करने का काम रोमन साम्राज्य करता है। इसके अलावा हम विश्व के इतिहास में हम पाते हैं सामंती राज्यों की, जहाँ हम सामंती राज्यों की बात करते हैं, जहां हम पाते हैं कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, बहुत सारे राजा रजवाड़ों ने, बहुत सारे राजवंशों ने सामंती शासकीय व्यवस्थाओं से राज्य का निर्माण किया और उसे आगे बढ़ाया। इसके साथ ही हम बात करते हैं आधुनिक राज्य। आधुनिक राज्य की बात करते हैं। आधुनिक राज्य यानी आजकल के जो राज्य हैं उन सब की चर्चा करते समय हम आगे बढ़ते हैं और आज के राज्यों का स्वरूप, आज के राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक व्याख्याएं, राजनीतिक अर्थ जो है वो हम सभी के राजनीतिक सिद्धांतों का एक मूल बिंदु हैं, एक केंद्र बिंदु हैं और इस तौर पर भी जो है राजनीतिक विचारों, राजनीतिक संदर्भों की बात की जाती है। इसके अलावा हमारे फोर्थ टॉपिक के बाद हम जो है इस एक वीडियो में जितनी हमने अभी तक चर्चा की है उसका अंत कर लेंगे और लगभग इस चैप्टर, इस इकाई का आधा हिस्सा हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ हम बात करते हैं राजनीति एक व्यवसाय के रूप में।
हालांकि मैक्स वेबर यहां पर फिर जिक्र आता है एक बार फिर से मैक्स वेबर का, जिक्र आता है। और मैक्स वेबर के साथ ही हमने पीछे भी जो है कह सकते हैं राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में समझने का प्रयास किया था। यहाँ फिर एक बार जो है मैक्स वेबर से हमारा सामना होता है और मैक्स वेबर के एक रचना जिसमें मैक्स वेबर राजनीति एक वोकेशन के रूप में राजनीति के वोकेशन के रूप में किसकी, मैक्स वेबर की रचना है। तो मैक्स वेबर का इस अपने इस कह सकते हैं कि इस व्याख्यान में, इस अर्थ में, इस शोध में जो मुख्य तौर पर वर्णन है कि यहाँ जो मैक्स वेबर हैं वो राजनीति को एक वोकेशनल, जैसा आजकल हम सुनते हैं वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यवसायिक जो है जितने भी क्या है पाठ्यक्रम होते हैं, तो यहाँ राजनीति को एक वोकेशन के रूप में मैक्स वेबर वर्णित करते हैं। और उनके इस सिद्धांत का, उनके इस विचार का, उनकी इस व्याख्या का जो मूल केंद्र बिंदु है वो शक्ति के वितरण को प्रभावित करने के रूप में देखा जाता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि देखिए जो राजनीति है वो शक्तियों के वितरण को प्रभावित करती है, यानी किसी भी राष्ट्र राज्य में शक्तियाँ किसके पास होंगी, किसके पास नहीं होंगी, शक्तियों का वितरण किस प्रकार होगा, इस सब के साथ जो है हम इसमें इस अपने व्याख्यान में, अपनी इस रचना में मैक्स वेबर वर्णन करते हैं। साथ ही साथ मैक्स वेबर इस विचार पर भी जो है जोर डालते हैं कि देखिए राजनीति एक वोकेशन के तौर पर है, एक आधुनिक व्यवसाय, एक आधुनिक जो है विकल्प के तौर पर है, जिसमें इस बात से ज़रूर फर्क पड़ेगा कि शक्तियों का वितरण हम किस प्रकार चाहते हैं, शक्तियों का वितरण हम किस दृष्टि में, किस संदर्भ में, किस रूप में देखना चाहते हैं। इस अपने इस सिद्धांत में, अपनी इस रचना में मैक्स वेबर इस बात का वर्णन करते हैं। कुल मिलाकर हम कहते हैं कि मैक्स वेबर का जो मूल बिंदु है उनके व्याख्यानों का, उनकी चर्चा का, वो राजनीति को या तो एक व्यवसाय के रूप में या फिर एक वोकेशन के रूप में समझने या के बाद यदि हम बात करते हैं तो उन सब निष्कर्ष के तौर पर हम आप पहुंचे हैं 1.6 टॉपिक में, जिसमें हम बात कर रहे हैं शक्ति का वैध उपयोग। राजनीतिक सिद्धांतों के एक केंद्र बिंदु के तौर पर, एक केंद्रीय चर्चा के तौर पर हम शक्ति के वैध उपयोग को साथ लिए चलते हैं। शक्ति के वैध उपयोग का अर्थ या परिभाषा या तात्पर्य हम कहें तो ये होगा कि शक्तियाँ राजनीतिक केंद्रों में रखकर जो है सत्ता की या राजनीति के गलियारे में सबसे प्रमुख चीज़ है शक्तियाँ कब, कैसे, किसके हाथों में आनी हैं, ये सभी चर्चाएं राजनीतिक सिद्धांतों के केंद्र बिंदु में हैं। और यहाँ शक्तियों के वैध उपयोग की यानी शक्तियों के पावर्स के लीगल यूज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जब हम शक्तियों के वैध उपयोग की बात कर रहे होते हैं तो हम वैधीकरण पर यानी शक्तियों के वैध उपयोग पर मैक्स वेबर के सिद्धांतों को लेना नहीं भूलते हैं। तो जब हम वैधीकरण की बात करते हैं वैधीकरण के विषय में मैक्स वेबर के विचार, तो देखिए हम शक्तियों के वैध उपयोग में बात करते समय जब मैक्स वेबर के जो विचारों की, मैक्स वेबर का जो दृष्टिकोण है शक्तियों के वैध उपयोग या शक्तियों के वैधीकरण के बारे में, उसे अगर लेकर चल के तो देखिए मैक्स वेबर जो है शक्तियों के वैध किए जाने, वैधीकरण का मतलब है कि शक्तियों को लीगल कर लेना, शक्तियों को वैदिक रूप से या वैध तौर पर जो है इस्तेमाल करना, इस तौर को लेकर जो है मैक्स वेबर अपनी 3 विधियों की बात करते हैं, जिन 3 विधियों में मैक्स वेबर शक्तियों के वैध उपयोग की पूरी व्यवस्थित तौर पर चर्चा करते हैं। यानी कि शक्तियों को वैध कैसे ठहराया जाए, इस विषय में मैक्स वेबर एक राजनीतिक सिद्धांत हैं, वो 3 तरह की विधियों का वर्णन करते हैं। ये 3 तरह की विधियों को अगर हम एक क्रमवार लेकर चलें तो उसमें है पारंपरिक वर्चस्व की विधि, यानी पहली है पारंपरिक वर्चस्व की विधि। पारंपरिक वर्चस्व,
पारंपरिक वर्चस्व की व्याख्या देते समय, पारंपरिक वर्चस्व की चर्चा करते समय मैक्स वेबर राजनीतिक जो है वैधीकरण को, यानी शक्तियों के वैधीकरण को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि देखिए शक्तियों को मतलब कहते हैं वैध ठहराना, ये शक्तियों को वैध कर लेना, लीगल कर लेना, इसमें एक पारंपरिक वर्चस्व की बड़ी भूमिका होती है। पारंपरिक वर्चस्व का मतलब ये होगा कि पारंपरिक तौर पर यानी कि लेगेसी के तौर पर कुछ शक्तियां एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के हाथों में रही हैं और उन्हें इस रूप में ही सही ठहराया गया है कि क्योंकि प्राचीन काल में, क्योंकि अतीत में वो शक्तियां किसी के हाथ में थीं, तो आज भी उसी दृष्टि से को आगे लेकर पारंपरिक रूप से जैसे चलता आया है उसी तरह से शक्तियों को आज भी उन्हीं वर्गों, उन्हीं समुदायों या उन्हीं संगठनों के रूप में उनके हाथों में सौंपे रखना, ये पारंपरिक वर्चस्व की अवधारणा है मैक्स वेबर की, कि शक्तियों को कैसे पारंपरिक जो है वर्चस्व का हवाला देकर वैध ठहराया जाता है, वैध साबित किए करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो पारंपरिक वर्चस्व की अवधारणा मैक्स वेबर की शक्ति के वैधीकरण की एक कह सकते हैं कि विधि के तौर पर मैक्स वेबर ने इसको वर्णित किया है। दूसरी विधि जिसे मैक्स वेबर कहते हैं शक्ति के वैधीकरण की, वो है करिश्माई वैधता। करिश्माई वैधता कई बार हम राजनीतिक जो है गलियारों में पाते हैं कि कुछ शक्तियों के वैधीकरण की, शक्तियों को वैध ठहराने के लिए करिश्माई जो है व्यक्तित्वों का या करिश्माई जो है आचरण का, करिश्माई व्यवहार का जो है हवाला दिया जाता है। कई बार ये ठहराने की कोशिश की जाती है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष करिश्माई है, एक सामान्य व्यक्ति सामान्य जन से अलग है, उससे विशेष है, उसमें कुछ ऐसी गुण हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकियों में नहीं है, इसीलिए उस व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष शक्तियां या उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियां वैध ठहराई जाएं, लीगल कर ली जाएं। इस विधि को मैक्स वेबर जो है करिश्माई वैधता के तौर पर जो है वर्णित करते हैं या सिद्ध करने की कोशिश ये जो है परिभाषा देते हैं कि किस तरह से शक्तियों को वैध ठहराया जाता है, वैध किया जाता है। तीसरी विधि जिसकी मैक्स वेबर बात करते हैं वह है कानूनी तर्कसंगतता। कानूनी तर्कसंगतता के तौर पर इस विधि में जब मैक्स वेबर जो है शक्तियों के वैधीकरण की बात करते हैं तो वहां ये कि शक्तियों को इस रूप में इस तरह से क्या किया जाए कि भाई वैध ठहराया जाए कि जो न्याय संगत हो, जो तर्कसंगत हो, यानी जिसको जस्टिफाइड किया जा सके, जिसको तर्कसंगत रूप से सिद्ध किया जा सके, ऐसी शक्तियों को वैध करने की विधि का भी वर्णन मैक्स वेबर जो है अपने वक्तव्यों में, अपने उल्लेखों में करते हैं। तो जब हम बात करते हैं शक्ति के वैध उपयोग की, वहां हम वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचारों में, जब भी हमें हमारी परीक्षाओं में हमसे सवाल पूछा जाए कि भाई शक्तियों के वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, वहां हम इन 3 बिंदुओं को रखकर एक अच्छे खासे जो है उत्तर की जो है गणना, एक अच्छे खासे उत्तर की रचना कर सकते हैं, जहां पर हम मैक्स वेबर के विचारों को शक्ति के वैधीकरण के तौर पर देखते हैं। इसके बाद हम इसी चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एक मूल सिद्धांत की कि देखिए जब भी हम शक्तियों के जो है केंद्र बिंदु की बात करते हैं, शक्तियों के वैध की बात करें तो वैधता राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार है। इस बात को हम नकारते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि देखिए वैधता राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार है। केंद्रीय सरोकार का मतलब है सेंट्रल एलिमेंट कह दें, आपको उसको केंद्रीय बिंदु कह दें। यह एक ऐसी अवधारणा जिसे हम नकार कर, जिसे हम जो है छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते या उसे छोड़कर हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम जब बात करते हैं कि वैधता राजनीतिक विज्ञान का एक केंद्रीय सरोकार है, यानी कि वैधता के बिना राजनीतिक विज्ञान की, राजनीतिक सिद्धांतों की, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की या राजनीतिक जो है अवधारणाओं की कल्पना भर कर पाना भी जो है कहीं ना कहीं बहुत असंभव सी बात है। तो वैधता यानी कानूनों को, अधिकारों को, सिद्धांतों को, बाकी चीजों को भी वैध कर लेना राजनीतिक विज्ञान का सबसे केंद्र बिंदु है, सबसे
मेन एलिमेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम केंद्रीय जो है राजनीतिक विज्ञान को, राजनीतिक सिद्धांतों को बिना वैधता के ना तो वर्णित कर सकते हैं, ना ही उसकी कल्पना की जा सकती है। और इस तर्क का जो उल्लेख है दो बहुत ही प्रसिद्ध जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, जिनमें एक सी राइट मिल्स, एक सी राइट मिल और दूसरे व्यक्ति मॉस्का। सी राइट मिल और मॉस्का, इन दो राजनीतिक सिद्धांतकारों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कई तर्क, कई उल्लेख, कई उदाहरण दिए कि देखिए वैधता राजनीतिक विज्ञान की सबसे केंद्रीय मूल वस्तु है, केंद्रीय सरोकार है। बिना वैधता के किसी भी देश, किसी भी समूह, किसी भी कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य में हम राजनीतिक विज्ञान या उसकी अवधारणाओं की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई वैधता राजनीतिक विज्ञान का सबसे मूल सरोकार है, सबसे केंद्रीय सरोकार है। इसके साथ बात करते हैं, जब हमने बात की कि शक्ति के वैध उपयोग की, तो इसी में आगे बढ़ते समय हमें जो बात करनी है वो चल रही है अवैधीकरण की प्रक्रिया। यानी जब हम वैधीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि शक्ति को वैध ठहराने, वैध उपयोग करने की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अब आती है अवैधीकरण की प्रक्रिया। यानी कि जिस तरह शक्तियों का वैध उपयोग है, वैसे ही शक्तियों का अवैध उपयोग भी, या शक्तियों को अवैध ठहराने की परिकल्पना भी, परिभाषाएं भी, या इस तरह की जो अवधारणाएं हैं वो भी हमारे साथ साथ चलती हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं अवैधीकरण की प्रक्रिया, अवैधीकरण की प्रक्रिया, तो देखिए जहां एक और जो एक पक्ष है पूरी तरह से शक्तियों को वैध ठहराने की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से उल्लेख करता है ये मान के चलते हैं कि जो है शक्तियों का वैध उपयोग जो है राजनीतिक सिद्धांतों की एक मूल अवधारणा, केंद्रीय विषय वस्तु है, केंद्रीय सरोकार है। वहीं दूसरी ओर के शक्तियों को जो है राजनीतिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने की अवैधीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है। यानी जहां इस बात का उल्लेख हो, जहां इस बात का तर्क दिया जाए कि शक्तियों का राजनीतिक सिद्धांतों में, राजनीति में जोड़ा जाना एक अवैध प्रक्रिया है, इसका अवैधीकरण है। अवैधीकरण मतलब जो है इसे हम बोलेंगे इलीगलनेस बोलेंगे इसको हम। तो अवैधीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे जो है राजनीतिक सिद्धांतों के साथ साथ चलती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, जब आगे बढ़कर इसी चैप्टर में हम इसी पॉइंट में बात कर रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं कि भाई जब हम राजनीतिक सिद्धांतों में शक्तियों के वैधीकरण साथ साथ अवैधीकरण की बात कर रहे होते हैं, तो जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की बात कर रहे होते हैं। जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति, जब हम इस सिद्धांत पर बात कर रहे होते हैं, यानी जब हम जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की बात करें, तो वहाँ इनका जो हमारे मूल सिद्धांतकार इस संदर्भ में बात कर रहे होते हैं जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की, तो दो नाम साथ में लेकर हमें आगे इस अवधारणा को बढ़ना है। एक सी राइट मिल्स, जो बार बार इस अध्याय में हमारे साथ साथ चल रहे हैं, सी राइट मिल, और इनके साथ इस विचार में जो सहयोगी हैं, एक ये कहें कि जिन्होंने इनका इसमें साथी, तो पीटर वॉर्सले, इस विचार के साथ चलते हैं। तो जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की जब बात करते हैं कि राजनीति में, तो देखिए हमेशा एक सत्ताधारी पक्ष या जो ऐसा एक समूह कि जिसके हाथों में शक्तियां हैं, जिनके हाथों में पावर है, ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं कि राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ तोड़ की स्वीकृति या अस्वीकृति की जो है परिकल्पना करते हैं, या कहें कि अपेक्षा करते हैं। जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की बात आगे करते समय हमें इस रूप में समझ कि हम राजनीति में ऐसा देखते हैं कि कभी भी किसी शासन वर्ग के व्यक्ति को या शासन वर्ग के समूह के व्यक्ति को किसी वर्ग विशेष पर शासन करना हो, तो ऐसे में जब लगता है कि जो जिस पर शासन करना है उनमें क्या हो रहा है, संगठनवाद की प्रक्रिया फल फूल रही है, एकता की जो भावनाएं जो फल फूल रही हैं, ऐसे में उसमें मतलब उन्हें विखंडित करके, उन्हें आपस में लड़वा कर शासन करने की जो नीति है, इसे जोड़ तोड़ की नीति कहते हैं। लेकिन जोड़ तोड़ की नीतियों को स्वीकृति या सहमति
केवल उस वर्ग द्वारा दी जाती है जो वर्ग शासित, जिस वर्ग पर शासन करने की, जिस वर्ग को शासित करने की बात चल रही है, उस पर यह निर्भर करता है कि वो जोड़ तोड़ की जो है राजनीति को, जोड़ तोड़ की जो कहते हैं योजनाएं हैं किसी भी शासक वर्ग के व्यक्ति की, उसे स्वीकृति या सहमति देते हैं। इसका मतलब कि हम स्वीकार करते हैं। जैसे अगर हम भारत के औपनिवेशिक शासन की बात कर लें, तो अगर ब्रिटिश शासन ने भारत में जोड़ तोड़ की जो है नीतियों का इस्तेमाल किया भारतीय लोगों पर शासन करने के लिए, तो इसमें जो स्वीकृति या सहमति केवल हम लोगों द्वारा दी गई कि हमने ये स्वीकार किया कि हम जोड़ तोड़ के द्वारा किसी के द्वारा शासित हो सकते हैं, हम उनके गुलाम बन सकते हैं। तो जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति सत्ताधारी पक्ष की ओर से, शासकीय वर्ग की ओर से हमेशा राजनीति में एक जो है कह सकते हैं कि मूल सरोकार के तौर पर, एक मूल केंद्र, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसका व्याख्या, जिसका संदर्भ जो है सी राइट मिल और पीटर वास्ले एक साथ उल्लेख करते हुए, एक साथ इसकी जो है चर्चा करते हुए अपने जो है सिद्धांतों में बात करते हैं। अब राज्य के शासन के कार्मिक अभिजात वर्ग की बात करें, तो जब हम इस चैप्टर के लगभग जो है आखिरी बिंदु पर आ पहुंचे हैं, तो वहां हम बात करते हैं कि भाई देखिए, राज्य के शासन के कार्मिक, या इन्हें हम राज्य शासन व्यवस्था के अभिजात वर्ग के तौर पर भी वर्णित करते हैं। यानी राज्य के शासन के कार्मिकों का मतलब है राज्य की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहां अर्थ या परिभाषा है कौन, सरकार या शासन। राज्य की परिभाषा यहाँ पर जो है स्टेट के तौर पर यानी शासकीय वर्ग के तौर पर की जा रही है। तो राज्य के शासन के कार्मिक यानी काम करने वाले यानी कि अभिजात वर्ग के लोग। तो देखिए, राज्य के शासन के कार्मिक करने वाले जो लोग हैं, हमेशा उन कह सकते हैं उन सभी राजनेताओं को, अगर भारत की राजनीति के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो देश की राजनीति की, देश की सत्ता के वो लोग जो देश के शासन को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, वो सभी राज्य के शासन के कार्मिक कहलाएंगे। और इन्हें हम अभिजात वर्ग क्यों कह रहे हैं? तो अगर हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएं, तो वहाँ अभिजात वर्ग की परिभाषा उस समूह के रूप में दी जाती है कि जो समूह सम्राट की ओर से या राजा की ओर से क्षेत्रीय लोगों पर, किसानों, मजदूरों पर शासन करता है, उसे अभिजात वर्ग या लॉर्ड वर्ग कहते हैं। ये अभिजात वर्ग की यहाँ जो बात हम राजनीति में या शासकीय विधाओं में जो बात कर रहे हैं, वहाँ उसका मतलब ये है कि शासन के कार्मिक जो है राज्य के तौर के की ओर से जो कार्मिक जो है लोग हैं, यानी अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग हैं जो वास्तव में शक्तियों का, शासन का, राजनीतिक जो है बलों का प्रयोग देश में शासन चलाने के लिए, किसी भी जो है क्षेत्र विशेष में शासन चलाने के लिए करते हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं। इन दोनों या अभिजात वर्ग के तौर पर जो वर्णन किया गया है शासन के कार्मिक जो है कार्मिकों का, उसकी जो है एक व्याख्या में J.A.C. ग्रिफिथ J.A.C. ग्रिफिथ जो उनकी एक जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी J.A.C. ग्रिफिथ ने, जो कि इनके जो है इस वक्तव्य को यानी राज्य के शासन के कार्मिक को एक अभिजात वर्ग के तौर पर जो है कहते हैं कि वर्णित करती है, व्याख्या करती है। तो J.A.C. ग्रिफिथ की एक बहुत ही फेमस पुस्तक जो राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी। द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी इनकी पुस्तक है, इनकी एक बुक है J.A.C. ग्रिफिथ की, जिस पुस्तक में उन्होंने अभिजात वर्ग के लोगों को राज्य के शासन के क्रम के तौर पर वर्णित किया है। और ऐसा मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने वर्णन किया कि शासन के गलियारों में सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली जो वर्ग हैं, वो लोग हैं जो शासन की ओर से, शासन की तरफ से शासन जो है देश की सत्ता को संभालने का काम करते हैं। शासन इसी के साथ में मैक्स वेबर जो है इसी मतलब जो है अभिजात वर्ग के तौर को जो है कह सकते हैं समर्थन देते हुए या इस विचार को जो है
और अधिक प्रतिपुष्ट करते हुए मैक्स वेबर जो है मजबूत संसद का विचार भी, मैक्स वेबर जो है मजबूत संसद, पावरफुल पार्लियामेंट यानी कि मजबूत संसद का विचार भी जो कहते हैं कि सत्ता के शासन में जो क्रमिक जो लोग हैं या अभिजात वर्ग के लोग हैं, उन सबको ही अगर सत्ता को हमें काबिज करना है, सत्ता को हमें जो है क्या करना है, स्थापित करना है, तो ऐसे में एक मजबूत संसद का, एक पावरफुल पार्लियामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैक्स वेबर इसी विचार के साथ सत्ता की वैधता, सत्ता के शासन के विचारों को अपना समाविष्ट करते हुए इन सब चीज़ों में जो है अपनी कहते हैं पकड़ बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा ख्याल है कि हम अपने इस बुक के पहले चैप्टर, जिसमें राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, अपनी एक सामान्य सी समझ, अपनी एक सामान्य सी कह सकते हैं कि दृष्टिकोण बना पाए होंगे। कुछ हैं ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स कि जो इस चैप्टर से हमने उठाए, जिनकी चर्चा करते हुए हम अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए जो इस विषय से संबंधित हैं, BPSC 131 जो कोड है हमारे इस विषय का, इसमें अपने उत्तर को लिखते समय इन बिंदुओं को इस्तेमाल करके हम अच्छे खासे एक उत्तर की रचना कर सकते हैं, जो उत्तर हमें अच्छे अंक दिलाने में सहायता देगा, मदद करेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी इस चैप्टर को या इस इग्नू के अपने विषयों को। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।